Assalamualaikum students, क्या हाल है आप लोगों के? I am Sir Jahanzeb, your banking teacher, and today we are going to start our new chapter, Bills of Exchange. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का ये दूसरा टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में जो है इसका पहला टॉपिक जो है चेक, उसको कंप्लीट किया था। बिल ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन देता चलूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ये हम यूज करते हैं कब, जब हम कोई चीज बाय और सेल कर रहे होते हैं। जब भी हम कोई चीज बाय या सेल कर रहे होते हैं और वो क्रेडिट पर परचेजिंग या सेलिंग हो रही होती है, तब हम यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कौन करता है? सेलर ड्रॉ करता है। किस पर ड्रॉ करता है? बायर पर ड्रॉ करता है। बायर इसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करके वापस सेलर को दे देता है जब सेलर होल्डर बन जाता है। उसके बाद इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर दो तरह से पेमेंट की जाती है। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, या अपना मेच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने के बाद जो सेलर है या होल्डर ऑफ बिल है, वो बैंक से जाके पैसे जो है वो कलेक्ट कर लेता है। हमने इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ा था। आज शुरू करते हैं दोबारा हम इस चैप्टर को, इसके एमसीक्यूज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, प्रॉमिस होनी चाहिए, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर है जो सेलर बायर को करता है अपनी पेमेंट वापस लेने के लिए। नंबर टू, डैश बिल्स आर ड्रॉन एंड पेड विद इन अ कंट्री। वो कौन से बिल हैं जो विद इन अ कंट्री ड्रॉ भी हो रहे हैं और साथ ही साथ पे भी हो रहे हैं? तो ऐसे बिल जो हैं वो कौन से हैं? वो इनलैंड बिल हैं। इनलैंड बिल कौन से होते हैं? वो बिल जो ड्रॉ भी विद इन अ कंट्री होते हैं और उसे एक्सेप्ट भी विद इन अ कंट्री किया जाता है, उसे पे भी विद इन अ कंट्री किया जाता है। नंबर थ्री, डैश बिल्स आर नॉट अटैच विद द डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट। वो कौन से बिल्स हैं जिसके डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते एक्सपोर्ट के वक्त? तो वो क्लीन बिल कहलाते हैं। कौन से बिल कहलाते हैं? वो क्लीन बिल। क्लीन बिल किसे कहते हैं? जिसको हम नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल भी कहते हैं। क्लीन बिल का मतलब क्या है? नॉन डॉक्यूमेंट्री बिल। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिनके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच ना हो, उसे क्लीन बिल कहा जाता है। एमसीक्यूज नंबर फोर, अ बिल फॉर अ डेफिनेट पीरियड इज नोन एज। वो कौन सा बिल है जिस पर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमने जो है, जाहिर सी बात है डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पे आपको पे करना है लाजमी तौर पे। वो कौन सा बिल है? तो वो हमारा टाइम बिल है। टाइम बिल जो है उसे हम जो उस पे लिमिटेड टाइम जो दिया गया होता है बिल के ऊपर, उसी टाइम के अंदर आपको पेमेंट जो है वो अदा करनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, द एंडोर्सर ऑफ द बिल इज। अच्छा भाई, बिल का एंडोर्सर कौन है? बिल को एंडोर्स कौन कर सकता है? तो बिल को एंडोर्स कौन कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ड्रॉयर ही कर सकता है। यानी कि सेलर जब बिल को ड्रॉ कर रहा होता है तो वो ड्रॉ करते वक्त एंडोर्समेंट कर देता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेलर बिल को ड्रॉ कर रहा है तो वो ड्रॉ करते वक्त ये भी कह सकता है कि भाई ऑन 25 जून, अगर वो किसी को ड्रॉ कर रहा है तो वो ये भी कह सकता है ऑन 25 जून पे ₹2500 टू मिस्टर सी। मिस्टर सी का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बजाय किसी और को बिल जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि किसी और को, ड्रॉई को कहते हैं कि आप ये पैसे किसी और को ट्रांसफर कर दें। इस प्रोसेस को जो है वो एंडोर्समेंट कहा जाता है। तो बिल्स के अंदर एंडोर्समेंट कौन कर रहा है? बिल के अंदर एंडोर्समेंट करता है ड्रॉयर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द बिल इज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय। बिल कौन एक्सेप्ट करता है? बिल जो है वो क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है। अच्छा जी, क्रेडिटर कौन होते हैं? अच्छा, यहाँ पर क्रेडिटर आंसर जो है वो गलती से मार्क हो चुका है और आपके सामने आ चुका है वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान। ये क्रेडिटर आंसर नहीं, इसका आंसर है बायर। द बिल इज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय बायर, इसका आंसर है हमारे पास बायर। तो ये माजरत के साथ यहाँ पर एक मिस्टेक आ चुकी है, तो इसको काइंडली अब इसका आंसर जो एमसीक्यूज नंबर 6 का आंसर है बायर। एमसीक्यूज नंबर 7, द बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट।
अगर बिल जो है वो ड्यू डेट से पहले पे कर दिया जाए, अगर बिल जो बिफोर डेट से पहले पे कर दिया जाए, तो इसका आंसर है रिबेट। इसका आंसर क्या है? रिबेट है। डिस्काउंटिंग इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर भी गलत मार्क हुआ हुआ है। इसका आंसर है रिबेट। क्या है इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर है बेटा रिबेट। अगर बिल वक्त से पहले पे कर दिया जाए, अगर ड्रॉई ऑफ अ बिल, जो बायर है वो टाइम से पहले अगर बिल को पे कर देता है, तो उसे हम रिबेट कहते हैं। डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं हम? कि अगर टाइम से पहले जो सेलर है, जिसको हम होल्डर ऑफ बिल भी कहते हैं, वो अगर बैंक से जाके पैसे निकलवा ले, उस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग कहते हैं। यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? रिबेट कहेंगे। क्लियर हो गई बात बेटा? एमसीक्यूज नंबर 7 का आंसर है रिबेट। एमसीक्यूज नंबर 8 पर आए। एंडोर्समेंट विदाउट रिवोकेशन इज नोन एज। ऐसी इंडोर्समेंट कि जिसमें इंडोर्सर जो है वो अपनी लायबिलिटी जो है उसको एक्सक्लूड कर दे, या ऐसी इंडोर्समेंट कि जिसमें इंडोर्सर जो है वो अगर बिल डिसोनर्ड हो जाता है तो उसका कोई जिम्मेदारी ना ले, ऐसी इंडोर्समेंट को हम कौन सी इंडोर्समेंट कहते हैं? ऐसी इंडोर्समेंट को हम कहते हैं सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। क्या कहते हैं बेटा? सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। एमसीक्यूज नंबर 10। When an endorsement contains a requirement, it is, अगर किसी इंडोर्समेंट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे? वो क्वालिफाइड इंडोर्समेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। क्वालिफाइड इंडोर्समेंट किसको बोलते हैं हम? कि जहां पर कोई कंडीशन अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉयर जो इंडोर्समेंट कर रहा है, इंडोर्सर जो है वो अमाउंट के साथ, अपनी साइन के साथ ये वर्ड्स लिख दे कि ₹25,000 आफ्टर हिज मैट्रिकुलेशन या आफ्टर हिज इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वो इंटरमीडिएट की मार्कशीट नहीं दिखा देता बैंक को, तब तक इसे ये पैसे अदा ना किए जाएं। तो कंडीशन अप्लाई हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्वालिफाइड इंडोर्समेंट हो गई। नंबर 11। दोज हु रिसीव मनी अगेंस्ट द बिल। जिन्हें पैसा मिलता है अगेंस्ट द बिल, वो क्या कहलाते हैं? वो पेई कहलाते हैं। जिन्हें रिसीव होता है पैसा बिल के अगेंस्ट, वो क्या कहलाते हैं? वो पेई कहलाते हैं। उसके बाद है अ डॉक्यूमेंट्री बिल इज अकम्पनीड बाय डैश is a bills of exchange drawn by one branch of bank on its other branch at distance place। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट्री बिल को, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर करें, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कहते हैं अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ब्रांच से दूसरी जगह ट्रांसफर जो है वो किया जाए, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जाए, तो इसे हम कहते हैं बैंक ड्राफ्ट। 13 है हमारे पास, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज पास्ड इन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो पास कब हुआ था? इस तमाम बच्चों को पता है, 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास हुआ था। नंबर 14। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी कैश्ड फ्रॉम द बैंक बिफोर मेच्योरिटी। अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कैश करवा लें उसकी मेच्योरिटी से पहले बैंक से, तब वो कहलाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब आपको याद आया 7th एमसीक्यूज में गलती से डिस्काउंटिंग मार्क हो गया था, उसका आंसर रिबेट था। क्यों रिबेट था? कि अगर बायर टाइम से पहले पे कर दे तो वो रिबेट कहलाएगा, और अगर सेलर टाइम से पहले उसे बैंक से कैश करवा ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तो वो कहलाएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर हो गई बात? एमसीक्यूज नंबर 15। A notice is served in case of dishonor of। अच्छा जी, अगर अगर आपका बिल डिसोनर हो जाता है, उसके बदले यहाँ पे इसका आंसर जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसोनर्ड हो जाता है, तो उसकी सूरत में नोटिस भेजा जाता है। नोटिस कहाँ से भेजा जाता है? नोटरी पब्लिक से भेजा जाता है। नोटरी पब्लिक एक ऐसा इदारा कि जहां पर जितने भी बिल डिसोनर्ड होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो नोटरी पब्लिक के थ्रू जो है वो एक नोटिस भेजा जाता है उन तमाम पार्टीज को जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व थी। नंबर 16। द बिल इज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर। यहां पर भी क्रेडिटर है,
तो इसको भी एक्सेप्टेड बाय, ये आपका भी आंसर क्या होगा, बायर है। यहाँ पर भी दोबारा एमसीक्यूज आ गया है और ये मिसप्रिंटिंग या कह सकते हैं गलती की वजह से जो है उसका आंसर यहाँ पे क्रेडिटर मार्क हुआ हुआ है। 16 का आंसर भी क्या है बेटा, बायर है। क्या है इसका आंसर बेटा, बायर। नंबर 17, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी रिसीव फ्रॉम अ बैंक बिफोर मेच्योरिटी। तो ये भी आपको अभी मैंने बताया, बाय डिस्काउंटिंग के थ्रू जो है वो हम अमाउंट बिफोर मेच्योरिटी से पहले बैंक से हासिल कर सकते हैं। नंबर 18, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में बी क्लासिफाइड एज, अगर हम काइंड्स ऑफ बिल की बात करें तो काइंड्स ऑफ बिल में फॉरेन बिल, इनलैंड बिल, ये दोनों बिल किस काइंड में आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, बिल बाय प्लेस में। बिल बाय प्लेस काइंड्स ऑफ बिल में, बिल बाय प्लेस के अंदर हम इनलैंड बिल और फॉरेन बिल पढ़ते हैं और बिल इन सेट पढ़ते हैं, आपको याद होगा, और अभी तो ये सवाल आप याद भी कर चुके होंगे। उसके बाद नंबर 19, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज, पहले एमसीक्यूज भी यही था और 19th एमसीक्यूज भी यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। क्लियर हो गई बात? तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू समझ में आए होंगे, और बिल्कुल लास्ट में मैं आपसे वही कहूंगा कि मैंने कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे एक दो जिसमें मार्किंग जो है वो गलती से गलत मार्क कर दिया गया था, मैंने आपको उसका राइट आंसर बता दिया है। ऑडियो को लाजमी सुन लिएगा। जो एमसीक्यूज नंबर 7 है, एमसीक्यूज नंबर 16 है, इसके अंदर मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि इसका सही आंसर क्या है। एमसीक्यूज नंबर 6 और 7 इसको आप लाजमी तौर पे सुन लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तक अल्लाह हाफिज।